मिडिल ईस्ट दुनिया का वो इलाका जहां इतिहास कभी शांत नहीं रहा, और इसी जमीन पर दो ऐसे देश खड़े हैं जो आमने सामने कम और परछाइयों में ज्यादा लड़ते हैं, इजराइल और ईरान। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये कहानी दशकों पुरानी है। एक समय था जब इजराइल और ईरान एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। 1969 से पहले ईरान में शाह की सरकार थी और इजराइल से रिश्ते छुपे हुए लेकिन मजबूत थे। लेकिन 1969 की ईरानियन रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। नई सरकार ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन, अवैध देश माना, और यहीं से शुरू हुई नफरत की कहानी। इजराइल छोटा सा देश है लेकिन ताकतवर है उसका सबसे बड़ा डर, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल मानता है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो इजराइल खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इजराइल की नीति साफ है, हम दुश्मन को पहले मारेंगे। ईरान खुद को मिडिल ईस्ट का नेता मानता है। उसका कहना है न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है और वो आत्मरक्षा चाहता है। लेकिन दुनिया को शक है कि ईरान सीधे इजराइल पर हमला कम करता है, लेकिन अपने प्रॉक्सीज के जरिए चारों तरफ से दबाव बनाता है। इजराइल और ईरान सीधे युद्ध नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं दूसरों के जरिए। ईरान के एलाइज हिजबुल्ला, लिबनान, हमास, गाजा, यमन, सीरिया, इराक। इजराइल इन सबको ईरान का हथियार मानता है और इसलिए हर हमला सीधे तेहरान तक जोड़ा जाता है। एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, साइबर अटैक्स, ये सब एक मैसेज होते हैं। इजराइल कई बार सीरिया में ईरानियन ठिकानों पर हमले करता है। ईरान सीधे जवाब नहीं देता लेकिन बदला जरूर लेता है, क्योंकि अगर इजराइल और ईरान खुली जंग बन गई तो मिडिल ईस्ट जल उठेगा, ऑयल प्राइसेस आसमान छुएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी, अमेरिका और रशिया घसीटे जाएंगे, और तब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी। इतिहास बताता है बड़ी जंग हमेशा बड़ी वजह से शुरू नहीं होती। कभी कभी एक मिसाइल, एक गलत हमला और एक मिसअंडरस्टूड सिग्नल पूरी दुनिया को आग में झोंक देता है। इजराइल और ईरान भी उसी मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि अब ये सिर्फ बातें नहीं रही, अब मिसाइलें बोलने लगी हैं। गाजा एक छोटा सा इलाका लेकिन मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी चिंगारी है। यहाँ हमास का दबदबा है और इजराइल मानता है हमास को ईरान से पैसा, हथियार और ट्रेनिंग मिलती है। जब भी गाजा से रॉकेट फायर होता है इजराइल का संदेश साफ होता है, ये हमला सिर्फ गाजा से नहीं तेहरान से आया है। अब जरा देखिए, ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी हिजबुल्ला है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हिजबुल्ला के पास हजारों रॉकेट्स हैं और इजराइल की हर सिटी उसकी रेंज में है। इजराइल जानता है अगर पूरी जंग छिड़ी तो सबसे पहला हमला नॉर्थ से आएगा, सीरिया, जहां ईरान धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा है। मिलिट्री बेसिस, वेपन रूट्स, ड्रोन फैसिलिटीज। इजराइल बार बार सीरिया में एयर स्ट्राइक करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है इजराइल इन हमलों की जिम्मेदारी कभी खुलकर नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो सीधी जंग नहीं चाहता। लेकिन अब सवाल ये है कि अमेरिका इस जंग में कहां है? इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका, मिलिट्री सपोर्ट, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेटिक कवर। लेकिन अमेरिका भी जानता है अगर इजराइल और ईरान खुली जंग बन गई तो अमेरिका को सीधे उतरना पड़ेगा, और यही चीज अमेरिका टालना चाहता है। ईरान सीधा हमला क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है सीधा हमला करने से अमेरिका की सीधी एंट्री हो सकती है। इसलिए ईरान की स्ट्रेटेजी है लड़ाई चलती रहे लेकिन सीमा के अंदर। प्रॉक्सी वॉर ईरान के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। बहुत कम लोग जानते हैं इजराइल और ईरान साइबर वॉर भी लड़ते हैं। पावर ग्रिड्स हैक, न्यूक्लियर सिस्टम्स टारगेट, बैंकिंग सिस्टम्स अटैक। ये ऐसी जंग है जो दिखती नहीं लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। हर साल कोई ड्रोन गिरता है तो कोई मिसाइल रोकी जाती है या तो कोई सीक्रेट अटैक लीक होता है, और हर बार दुनिया एक सवाल पूछती है, क्या आज वो दिन है? वो दिन जब इजराइल और ईरान खुले युद्ध में उतरेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर फुल स्केल वॉर हुई तो मिडिल ईस्ट अस्थिर हो जाएगा, ऑयल सप्लाई रुक सकती है, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं, वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस लड़ाई को डर के साथ देख रही है। अब तक ये जंग छुपी हुई थी प्रॉक्सी की आड़ में, मिसाइल्स और ड्रोन्स के पीछे। लेकिन हम उस मुद्दे तक पहुंचते हैं जिससे पूरी दुनिया डरती है, न्यूक्लियर बॉम्ब। ईरान कहता है हम न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ बिजली और रिसर्च के लिए बना रहे हैं, लेकिन इजराइल कहता है ये झूठ है, ईरान बॉम्ब बना रहा है। यही एक पॉइंट पूरी जंग का सबसे खतरनाक कारण है। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट तेज कर दी है। एक्सपर्ट्स बताते हैं सिविल यूज के लिए 5% एनरिचमेंट काफी है, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए 90% एनरिचमेंट चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान डेंजर जोन के करीब पहुंच चुका है, और यही बात इजराइल को सबसे ज्यादा डराती है। इजराइल की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी दुश्मन देश न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता। पहले इराक का रिएक्टर उड़ाया, सीरिया का रिएक्टर तबाह किया, तो सवाल उठता है क्या ईरान अगला टारगेट है? पिछले कुछ सालों में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स मारे गए, फैसिलिटीज में एक्सप्लोजन्स हुए, डेटा चोरी हुआ। इजराइल कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन दुनिया समझ जाती है ये सब एक्सीडेंट्स नहीं है। अमेरिका फंसा हुआ है, इजराइल को नाराज नहीं कर सकता। ईरान से पूरी जंग भी नहीं चाहता। डील हुई, टूटी, फिर टूटी। हर न्यूक्लियर डील के पीछे एक ही डर, अगर बॉम्ब बन गया तो दुनिया बदल जाएगी। पहले अरब देशों को इजराइल से नफरत थी,
अब ईरान से डर सऊदी अरेबिया और यूएई चुपचाप इजराइल के करीब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो अगला नंबर हमारा होगा। इस समय हालात ऐसे हैं, मिसाइल गलती से गिर जाए, ड्रोन सीमा पार कर जाए, रॉन्ग डिसीजन हो जाए और पूरी जंग 1 सेकंड में भड़क सकती है। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो हिजबुल्लाह पूरे इजराइल पर रॉकेट्स बरसाएगा, अमेरिका को उतरना पड़ेगा, रशिया और चाइना चुप नहीं बैठेंगे और यहीं से लोकल वॉर ग्लोबल वॉर बन सकती है। क्या इजराइल पहला हमला करेगा या क्या ईरान बॉम्ब बनाने से पहले रोका जाएगा या फिर क्या दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार है? सोचो, एक रात एक फैसला और सुबह की खबर, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद जो होगा वो सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं होगी, वो पूरी दुनिया को हिला देगा। हमले की शुरुआत अचानक होगी। इजरायली फाइटर जेट्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, साइबर अटैक्स, टारगेट्स होंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री बेसिस, रेडर सिस्टम्स। इजराइल की कोशिश होगी ईरान को जवाब देने से पहले ही कमजोर कर देना, लेकिन ईरान तैयार बैठा है। ईरान सीधा हमला कम करेगा लेकिन अपने हथियार छोड़ देगा। हिजबुल्लाह, हमास सीरिया और इराक इजराइल पर चारों तरफ से रॉकेट्स गिरेंगे। आयरन डोम काम करेगा लेकिन हर मिसाइल नहीं रोक पाएगा। सिटीज में ब्लैकआउट, एयरपोर्ट्स बंद, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स अलर्ट पर। इजराइल और आसपास के देशों में लोग शेल्टर्स की ओर भागेंगे। यही वो पल होता है जहां जंग कागज से निकलकर इंसानों की जिंदगी बन जाती है। अब सिर्फ इजराइल और ईरान नहीं, अमेरिका मिडिल ईस्ट में फोर्सेस बढ़ाएगा। नेवी शिप्स मूव होंगी, एयर बेसिस एक्टिवेट होंगे, ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे, स्टॉक मार्केट्स गिरने लगेंगे। दुनिया समझ जाएगी ये जंग लंबी चलेगी। यूएन इमरजेंसी मीटिंग बुलाएगा। हर देश एक ही बात बोलेगा, सीज फायर। लेकिन ग्राउंड पर मिसाइल्स रुकती नहीं, क्योंकि इस जंग में ईगो, फियर और पावर सब शामिल है। 3 दिन बाद कैजुअलिटीज बढ़ चुकी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका होगा, इमोशंस कंट्रोल से बाहर होंगे। अब किसी एक कंट्री के पीछे हटने का मतलब कमजोर दिखना, और यही चीज जंग को और भड़का देती है। अगर इस बीच न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट हो जाए, केमिकल अटैक की अफवाह फैल जाए तो पैनिक पूरी दुनिया में फैल जाएगा। फ्लाइट्स रुकेंगी, बॉर्डर्स बंद होंगे, इंटरनेट तक रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। पहले सवाल था जंग होगी या नहीं, लेकिन अब सवाल है इस जंग को रोकेगा कौन? 72 घंटे बीत चुके हैं और अब ये साफ हो जाता है ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं रही। अब सवाल ये नहीं कि कौन लड़ेगा, अब सवाल है कौन किसके साथ खड़ा होगा। जैसे जैसे जंग बढ़ती है, दुनिया धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंटने लगती है। इजराइल के साथ अमेरिका, यूके, फ्रांस, कुछ यूरोपियन एलाइज और ईरान के करीब रशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट के कुछ ग्रुप्स। ये वही हालात हैं जो वर्ल्ड वॉर की पहली पहचान होते हैं। अमेरिका अब सिर्फ बयान नहीं देता, एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिडिल ईस्ट में, फाइटर जेट्स डिप्लॉय, मिसाइल डिफेंस एक्टिवेट। अमेरिका कहता है इजराइल की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यही बयान ईरान के लिए सीधी धमकी बन जाता है। रशिया खुलकर नहीं बोलता लेकिन चुप भी नहीं रहता। डिप्लोमेटिक शील्डिंग, वेपन्स सप्लाई, इंटेलिजेंस शेयरिंग। एक्सपर्ट्स कहते हैं रशिया डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता लेकिन अमेरिका को डोमिनेट भी नहीं करने देगा, और यही बैलेंस जंग को और खतरनाक बना देता है। चाइना बाहर से न्यूट्रल दिखता है लेकिन अंदर से गेम देख रहा है। चाइना जानता है ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुई, डॉलर कमजोर हुआ तो फायदा चाइना को होगा, इसीलिए चाइना जंग रोकना भी चाहता है और पावर शिफ्ट भी। अब मिडिल ईस्ट में येमेन से मिसाइल्स, इराक में यूएस बेसिस पर अटैक्स, सीरिया में डायरेक्ट क्लैशेस, हर जगह छोटी छोटी आग एक बड़ी आग में बदल रही है। बॉर्डर्स का मतलब अब खत्म हो चुका है। सबसे पहला असर पड़ता है ऑयल पर, प्राइसेस रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। पेट्रोल, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट ठप। दुनिया का आम आदमी पूछता है हमारी गलती क्या है, लेकिन जंग कभी किसी से पूछकर नहीं आती। अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, फेक वीडियोस, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हर देश अपनी जीत दिखाता है, हार छुपाता है, सच सबसे पहले मरता है। जैसे जैसे ईरान कॉर्नर होता है, एक डर बढ़ता है, अगर हार तय हुई तो क्या न्यूक्लियर ऑप्शन खुलेगा? इजराइल भी जानता है अगर देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। यही वो पल होता है जहां इतिहास बदलता है। अब सब कुछ लोगों के हाथ में है, जनरल्स, प्रेसिडेंट्स, एडवाइजर्स। एक हाँ या एक ना, और दुनिया या तो बच जाएगी या जल जाएगी। अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर अगला कदम इतिहास बदल सकता है। अब ये सवाल नहीं रहा कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होगा या नहीं, अब सवाल ये है कब होगा। ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है, सैंक्शंस बेअसर हो चुके, मिलिट्री बेसिस तबाह, प्रॉक्साइज पीछे हटने लगे। ऐसे में ईरान की लीडरशिप के सामने सबसे आखिरी ऑप्शन बचता है, डिटरेंस दिखाओ ताकि दुश्मन रुके। और डिटरेंस का मतलब सिर्फ एक होता है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। इजराइल जानता है अगर ईरान ने ओपनली न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया तो मिडिल ईस्ट का बैलेंस टूट जाएगा, अरब कंट्रीज भी न्यूक्लियर की दौड़ में उतरेंगे, इजराइल की सिक्योरिटी हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इजराइल की पॉलिसी है बॉम्ब बनने से पहले खतरा खत्म कर दो। यही वजह है कि इजराइल के वॉर रूम्स में एक शब्द गूंज रहा है, नाउ इजरायली एयरफोर्स लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, बंकर, बस्टर बॉम्ब्स, टारगेट्स तय हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स, कमांड सेंटर्स, मिसाइल साइलोज। ये हमला इतिहास का सबसे रिस्की मिलिट्री ऑपरेशन होगा। अगर फेल हुआ
तो इजराइल अकेला पड़ जाएगा। अगर सक्सेस हुआ पूरी दुनिया हिल जाएगी। अमेरिका आखिरी बार कोशिश करता है। बैकडोर डिप्लोमेसी सीक्रेट टॉक्स से अमेरिका जानता है अगर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हुई तो कंट्रोल बाहर चला जाएगा। लेकिन अब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। रशिया और चाइना खुलकर बोलते नहीं, लेकिन संकेत साफ है। अगर बैलेंस टूटा तो हम चुप नहीं रहेंगे। ये सीधी धमकी नहीं है, ये उससे भी खतरनाक है। अचानक खबर आती है ईरान ने न्यूक्लियर वेपन ऑपरेशनल स्टेट में ला दिया है। बस इतना काफी होता है। मार्केट्स क्रैश, फ्लाइट्स कैंसिल, बॉर्डर सील, पूरी दुनिया एक ही शब्द बोलती है, WAR। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? बच्चों का, आम लोगों का, उन लोगों का जिन्होंने कभी कोई फैसला नहीं लिया। शेल्टर्स भर जाते हैं, हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो, इंटरनेट बंद और इंसान बस ऊपर देखता है डर के साथ। अब दोनों तरफ एक ही डर है, अगर हमने पहले स्ट्राइक नहीं किया तो वो कर देगा। और यही डर सबसे खतरनाक हथियार होता है। इतिहास गवाह है, जंग अक्सर गलत फहमी से शुरू होती है। अब काउंटडाउन चल रहा है, कोई रेडर सिग्नल, कोई मिसाइल अलर्ट, कोई गलत आदेश, और दुनिया एक नई सदी में नहीं, एक नए अंधेरे में कदम रख देगी। दुनिया उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता खतरे की ओर जाता दिखता है। लेकिन इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, सबसे खतरनाक पल में है सबसे बड़ा फैसला लिया जाता है। जब हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के करीब होते हैं तभी असली ताकत दिखती है। हथियार चलाने में नहीं, बल्कि उन्हें रोकने में। यहीं से कहानी एक और दिशा ले सकती है। अब सिर्फ सरकारें नहीं, पूरी दुनिया बोलने लगती है। ग्लोबल प्रोटेस्ट्स, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक वार्निंग्स, हर देश जानता है अगर ये जंग फिसली तो कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। जब कैमरे बंद होते हैं तभी असली बातचीत शुरू होती है। सीक्रेट एनवॉयज, न्यूट्रल कंट्रीज, साइलेंट गारंटीज। यहाँ जीत हार की नहीं, बचने की बात होती है। दोनों तरफ एक सच्चाई साफ हो जाती है, पूरी जंग जीतने वाला कोई नहीं होगा। और यही तनाव धीरे धीरे एक ठहराव में बदलता है। ये शांति नहीं है, लेकिन तबाही भी नहीं। सच ये है, दुश्मनी खत्म नहीं होती, डर पूरी तरह जाता नहीं, लेकिन एक बात बच जाती है, जिंदगी। और यही सबसे बड़ी जीत होती है। इतिहास ये नहीं पूछेगा किसके पास कितने हथियार थे, वो पूछेगा किसने आखिरी पल में इंसान बनकर फैसला लिया। अगर जंग इतनी तबाही ला सकती है तो क्या इंसान इतना समझदार नहीं हो सकता कि उसे रोका जा सके? ये कहानी किसी एक देश की नहीं, पूरी इंसानियत की है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो लाइक कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है। कमेंट में बताइए, क्या दुनिया एक और बड़ी जंग झेल पाएगी? और ऐसी गहरी, सच्ची और आंखें खोल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।